have studied last time, there is a gland called adrenal gland. ठीक है, कहाँ पर है? It is placed just above the 2 kidneys. ठीक है, and it is a very small sized gland. ठीक है, which is like you can say it is a triangular in shape. ठीक है, they are 2 in number. और आपके जो पूरा स्ट्रेस, फ्लाइट, फ्राइट, उन सब में एड्रीनल ग्लैंड इज प्लेइंग ए इम्पॉर्टेंट रोल. विदाउट एड्रीनल ग्लैंड लाइफ जो है दैट इज पॉसिबल और नॉट, दैट इज नॉट पॉसिबल. और अगर इफ इट हैज टू बी रिमूव ड्यू टू सर्टन कॉजेज लाइक ट्यूमर्स या मैलिग्नेंसी, then the patient has to be put on certain medications जो कि normal adrenal gland secrete कर रहा है, फिर आपको वो supplements उनको देने पड़ेंगे लाइफ लॉन्ग. ठीक है, and it is secreting all the important hormones which are required for your, this is your kidney. ठीक है, जहाँ मैंने पॉइंटर किया this is your kidney, जस्ट इसके ऊपर there is a adrenal gland. ठीक है, अब अगर हम इसकी सेक्शन करते हैं ना, मतलब if we cut it, तो एक इसका आउटर पार्ट है और एक इसका इनर पार्ट है. हमने लास्ट टाइम वी हैड स्टडीड अबाउट एड्रीनल मेड्यूला. ठीक है, सो आज हम ये जो इसका आउटर पार्ट है ना, इसकी बात करेंगे. ठीक है, सो दिस आउटर पार्ट, व्हाट इज दिस कॉल्ड, मतलब आउटर कवरिंग वाला पार्ट है तो हम उसको एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, सो अगर आप इस बाहर वाले का भी एक सेक्शन ले लो, है ना, तो हाउ इट लुक्स लाइक, तो वो ऐसे दिखता है कुछ. ठीक है, सो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स बोल लो आप, है ना, आपको दिख रही है ना 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. एक यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, यहाँ कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेल्स है, और यहाँ कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेल्स है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉर्टेक्स. सो मेजॉरिटी जो सबसे बड़ा पोर्शन है दैट इज फॉर्म्ड बाय दिस लेयर, है ना, ये दिख रहा है ना आपको. ये कौन से टाइप ऑफ सेल्स हैं? जो टॉल सेल्स होते हैं, कॉलमनर सेल्स. ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ है ना, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं. अब ये वाला पार्ट दिस इज ओनली 10%, है ना, ये थोड़ा सा इससे ज्यादा है, दिस इज 20%, एंड रेस्ट जो 70% पार्ट है दैट इज बाय दिस. तो ये 3 लेयर्स हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं? जोना, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस. तो आप GFR से भी याद रख सकते हो. ठीक है, मतलब GFR इज द निमोनिक, है ना. ठीक है, तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अलग अलग लेयर्स भी? बिकॉज अलग अलग लेयर से एक तो सेल्स की डिफरेंट है, प्लस द हार्मोन्स विच दे आर सीक्रेटिंग दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, और सब बहुत इसेंशियल है. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस लेयर ग्लोमेरुलोसा, आप इसके सेल्स देख लो, कुछ डिफरेंट टाइप के शेप्स है. अब इन सब की एक स्पेशल बात ये है कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, अब आप यहाँ पर तो इतना दिख नहीं रहा है, बट इसमें आप और कुछ ये देखो, थोड़े थोड़े वैक्यूल्स भी हैं, सम सेल्स. अब ये सिक्रीट क्या करते हैं? दे सिक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड. अभी हम देखेंगे कि अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन से टाइप्स हैं और वो क्या आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है, द सेकेंड लेयर विच इज द which contributes maximum to this layer is the zona fasciculata. ठीक है, zona fasciculata and reticularis, they both are secreting the glucocorticoids and the sex steroids. ठीक है, so all development, all your immune response, all your inflammatory process, everything that is because of these hormones. ठीक है, so glucocorticoids और सारी आपके जो डेवलपमेंट है, सारे सेक्स स्टीरॉइड्स, वो इन पे डिपेंडेंट है. अब यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि अगर हमारे इनमें से कुछ भी हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन हो तो कैन दे लीड टू सम डिजास्टरस थिंग्स, कि ठीक है नॉर्मल चल जाएगा. अगर आपका इसमें से सपोज दिस मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये दिस लेयर गेट डिफॉर्म्ड, है ना, और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं सिक्रीट कर रहा है, तो बेसिकली आगे आप देखोगे कि आपकी जो सोडियम पोटेशियम रिटेनिंग जो कैपेसिटी है आपकी लंग की, दैट विल गेट इफेक्टेड. सो आपके आयन आप मेंटेन नहीं कर पाओगे. अगेन अगर आपका जो नॉर्मल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं सिक्रेट हो रहा है आपकी बॉडी में, सो एज टू फाइट डेली जो आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं बॉडी के, जैसे फीवर ही सपोज बोल लो, तो नॉर्मल कॉमन फीवर से ही डेथ हो जाएगी. ठीक है, नॉर्मल एक स्क्रैच लग गया
देन ऑल्सो द पेशेंट कैन गो इनटू अ सीवियर शॉक सेप्टिसीमिया और उससे उसकी डेथ हो जाएगी। और ये जो है स्टीरॉइड, सेक्स स्टीरॉइड, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोजन वो सब कुछ आता है। सो ऑल द रिप्रोडक्टिव थिंग्स वो आपकी ये हेल्प करते हैं। सो ये तो बहुत ही, ये सारी, इसके बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और हमने मेड्यूला की लास्ट टाइम बात कर ली थी, कैटेकोलामीन सिक्रीट करते हैं वो। कैटेकोलामीन्स में 3 टाइप्स हमने बात की थी, है ना। कौन कौन से थे? नॉन एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, डोपामीन, है ना। और वो भी लाइफ सेविंग है ना। अभी जब आप आगे क्लिनिक्स में जाओगे तब आप देखोगे वहां पर ये ड्रग्स यूज होते हुए। जब आप आईसीयू में जाते हो, जब कोई पेशेंट शॉक में है, शॉक मतलब ही इज नॉट मेंटेनिंग हिज बीपी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक नहीं मेंटेन कर रहा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक मेंटेन नहीं कर रहा है, तो उसका इसका मतलब है कि वो, सॉरी, उसका, अगर ये प्रेशर लो होंगे तो आपकी सारी टिश्यू परफ्यूजन कम होगी कि नॉर्मल रहेगी? टिश्यू परफ्यूजन, यू अंडरस्टैंड? टिश्यू परफ्यूजन मतलब उनकी जो ब्लड सप्लाई है, उनकी जो न्यूट्रिशन, उनकी जो वो सब चीजें भी तो हैम्पर हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली पेशेंट गो इनटू मल्टी ऑर्गन फेलियर, तो रीनल भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। फिर पेशेंट का धीरे धीरे यूरिन आउटपुट कम होता है, यूरिन आउटपुट कम होगा तो क्रिएटिनिन एंड पोटेशियम वो सारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता। अल्टीमेटली दिस इज अ कैस्केड विशियस सर्कल। अल्टीमेटली अगर आपने उसको ये कैटेकोलामीन्स बाहर से नहीं दिए, तो अगर आप जाओगे तो आप देखते हो आईसीयू में एक साइड में, कभी नोटिस करना, एक बहुत बड़ी सी सिरिंज अटैच होती है ना, उसको इन्फ्यूजन पंप बोलते हैं। उसमें हम एक्सटर्नली ये डोपामीन वगैरह दे सकते हैं। इनका डोजेज कैलकुलेशन होता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। सो मतलब सपोज 0.001 कुछ माइक्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। तो वो जो डोज है दैट हैज टू बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट की, मतलब उसका रीनल शटडाउन तो नहीं हो, तो वो कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन पूरे दिन चलता रहता है पेशेंट को, सो एज कि उसकी कम से कम किडनी स्टॉप नहीं हो। फिर आप और देखोगे वैसे एक और पंप में आप नॉन एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन भी दे सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम फिर पेशेंट को शॉक में मेंटेन करने के लिए देते हैं। अब सपोज ये जो स्टीरॉइड है, अब आप सोचोगे कि इसका क्या यूज है। आपने सुना होगा ना स्टीरॉइड ऑइंटमेंट, स्टीरॉइड मेडिकेशन, स्टीरॉइड ड्रॉप्स, सुना तो होगा ना आपने। प्रेडनिसोलोन का नाम सुना होगा? प्रेडनिसोलोन का नाम नहीं सुना? मतलब इट इज द स्टीरॉइड तो सुना है ना आपने, कुछ प्लेयर्स भी लेते हैं, मतलब सब एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। अब ये जो है ना, इट हेल्प यू टू फाइट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स दैट कैन हैपन टू अ बॉडी। मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, एंटी मैलिग्नेंसी हो, नॉर्मल इंजरी हो, कुछ भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस हुआ, उसको फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में नेचुरल ये जो है ना फेसिकुलेटा, इट विल रिलीज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका फीवर वो सब कैसे ठीक हो जाएगा। बट अगर हम एक्सोजीनियसली, सपोज आपको कुछ, यू आर सफरिंग फ्रॉम शॉक, जैसे मैं बता रही हूँ पेशेंट को शॉक है, तो हमने उसको ये सारी चीजें दे दी, प्लस हम अगर उसको साथ में थोड़ा सा स्टीरॉइड भी ऐड कर देना, इन फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल ऑल्सो एंड इन फॉर्म ऑफ ओरल, दोनों में अवेलेबल होता है, तो फिर वो उसकी और जल्दी उसकी रिकवरी होने के चांसेस हैं। बट इसमें ये भी नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूस रखो स्टीरॉइड को देने का, पूरा उसका थेरेपेटिक इंडेक्स आपको देखना पड़ता है, ठीक है। स्टीरॉइड आपने नाम, मतलब आपके घर में कोई ना कोई एल्डरली जो होते हैं ना, उनको लोअर डोज स्टीरॉइड हमेशा चलता ही चलता है एंटीबायोटिक्स के साथ भी। एंड मोस्ट ऑफ दी आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स, या फिर आपकी कोई क्रॉनिक इलनेस हो घर में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक इलनेस, उनको लोअर डोज स्टीरॉइड हमेशा साथ में देते ही देते हैं, ठीक है। बट इट हैज नॉट टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब 14 डेज 20 डेज के ज्यादा नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। सो ये सब हमारे पास फार्माकोलॉजिकली प्रेजेंट है। अगर पेशेंट की बॉडी में नहीं बन रहा है, या फिर हम चाहते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स हो पेशेंट को, तो हम उसको ये स्टीरॉइड दे सकते हैं बाहर से, ठीक है। सो इन सब की वो इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है। सो दीज वर द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था, ठीक है। सो जो 3 टाइप ऑफ हमने लेयर्स पढ़ी, उनमें से क्या क्या, व्हाट आर दी हार्मोन सिक्रेटेड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड लेयर में से एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आपने किडनी में नाम सुना होगा ना इसका। सो क्या करता है, आपकी वॉल्यूम जो कंट्रोल है ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब बॉडी से सारा सोडियम पोटेशियम सब एक्सक्रीट हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। सो व्हेन देयर इज एडिमा,
तब थिंग्स आर डिफरेंट, व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड द थिंग्स आर डिफरेंट. सो योर वाटर है ना, दिस इज मेंटेन बाय एल्डोस्टेरोन. ठीक है, तो वैसे ही द अदर हार्मोन इज डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन. ठीक है, द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो मैंने बात की थी, जो सेकेंड लेयर से आ रहा था, दैट इज द कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरोन. ठीक है, और जो सेक्स स्टीरॉइड होते हैं वो है DHEA एंड एंडोस्टेनोडोन. ठीक है, ये सब फार्माकोलॉजिकली भी अवेलेबल हैं ये चीजें. अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये सारे हार्मोन्स बॉडी में बन कहाँ से रहे हैं. ठीक है, इधर जो इनका स्टार्टिंग स्टेप है, आपने फार्माकोलॉजी उसमें सॉरी बायोकेमिस्ट्री में अभी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पढ़ा है ना. तो बेसिक जो इनका पॉइंट है ना ऑफ स्टार्टिंग. बच्चों आप क्या बातें, किस बातों में बिजी हो गए बताओ. सो स्टार्टिंग पॉइंट इज द कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज द स्टार्टिंग पॉइंट. आपके जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, जो भी उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था मेम्ब्रेन, तो सब में कोलेस्ट्रॉल है ना. सो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है ना बाइलेयर, तो अपने सारे सेल्स में वो इनके रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आपके लिए मतलब कोलेस्ट्रॉल इज ऑलवेज बैड, है ना. तो ये आपकी सारी सेल्स के मेम्ब्रेन में ऑलरेडी प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल. सो और एक तो या तो कोलेस्ट्रॉल वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर बोलते हैं डीनोवो सिंथेसिस, मतलब अपने आप से ही बनना शुरू हो जाता है, या एसिटेट से, या है ना. सो इसका फॉर्मेशन इज फ्रॉम ईदर द कोलेस्ट्रॉल. तो अभी हम देखते हैं कि कैसे बनता है. अब हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली ये स्टीरॉइड जो है ना आपका, ये बन कैसे रहा है. सो स्टार्टिंग पॉइंट इज, यस गर्ल्स आपके वहां से बहुत आवाजें आ रही हैं. आप बच्चे खड़े हो जाओ. खुशी आपके साइड वाले जो, बताओ वेयर वी हैव रीच्ड. हम कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं. बाहर बाहर चलिए बाहर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, बंद करो गेट. वेयर वी हैव रीच्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट विच लेयर. वो तो बात कर ली. अब हम कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं, किस चीज की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं. ये आपके सामने ही है ना स्लाइड, प्लीज पे अटेंशन, बैठिए. सो ये बेटा आप इनको बोलो यहाँ से बाहर से जाएं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे स्टीरॉइड कैसे सिंथेसाइज होंगे. तो स्टार्टिंग पॉइंट इज द कोलेस्ट्रॉल, या फिर वो अपने आप एसिटेट से डीनोवो सिंथेसिस होती है. बच्चों इनको बोलो यहाँ से जाए, है ना. सो आपके जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनमें यू हैव गॉट द कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर. ठीक है, तो उसको LDL रिसेप्टर, HDL रिसेप्टर्स बोलते हैं. ठीक है, आपके सारी, ये आपका एक सेल है ना. ये आपका मतलब इमेजिन करो एक आपके टिश्यू है, उसका सेल है. तो हाउ दिस कोलेस्ट्रॉल, दिस स्टीरॉइड कैसे बनेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, सो रिसेप्टर, दिस इज द रिसेप्टर. ये आपका एड्रीनोकॉर्टिकल सेल है, मतलब आपकी वो जो एड्रीनल ग्लैंड में लेयर थी ना फेसिकुलेटा, जिससे कि इसको बनना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को, सेक्स स्टीरॉइड को, तो वो वाला सेल है ये. ठीक है, सो व्हेनेवर दिस कोलेस्ट्रॉल इट बाइंड्स विद दिस रिसेप्टर, उसका रिसेप्टर है ना, लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है. सो इट कन्वर्ट्स इनटू कोलेस्ट्रॉल ईस्टर. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट. तो ये जो लिपिड है ना, ये ड्रॉपलेट कोलेस्ट्रॉल जो है ना, वो ड्रॉपलेट के रूप में आपके एड्रीनल कॉर्टिकल सेल में स्टोर हो जाता है. अनदर वे इज इट कैन स्टार्ट विद द एसिटेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ये आपकी HMG कोएंजाइम रिडक्टेज. ठीक है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल से फिर स्टेरॉइड. अब आप ये देखो कितनी अच्छी मतलब इससे जो फार्माकोलॉजी आप पढ़ोगे ना. अब सपोज आई वांट टू रिड्यूस, आपके पास एक पेशेंट आता है जिसका कोलेस्ट्रॉल इज वेरी हाई. आपने सुना होगा ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो जाता है तो इट कैन कॉज कार्डियक इश्यूज. तो वी वांट टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल. तो व्हाट वी कैन डू, हम कौन सी स्टेप को यहाँ पर खत्म करके कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन खत्म कर सकते हैं. आप यू कैन गिव दिस इनहिबिटर, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स. तो ये आगे स्टेप बनेगा ही नहीं. सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, तो इसमें कौन सी ड्रग्स आती है, जो आपकी एटोरवास्टैटिन, जितनी स्टैटिन ड्रग्स है ना, आपने ये तो कॉमन ड्रग्स हैं, इनके शायद नाम सुने भी होंगे. एटोरवास इज वेरी कॉमन, है ना. एटोरवास्टैटिन
ठीक है, तो यू कैन गिव एटोरवास्टैटिन, ठीक है, तो आप एटोरवास दे सकते हो पेशेंट को, उसका कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं उसके सेल में, ठीक है। सो यू, दिस इज हाउ यू कैन मैनेज हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है। अब हम कोलेस्ट्रॉल, वो तो हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल। अब जो कॉर्टिसोल था, आपको समझ में आ रहा है मैं किस किस के सिंथेसिस की बात कर रही हूँ? वो जो लेयर्स हमने पढ़ी, लेयर्स में जो सिक्रीट हो रही है ना चीजें, वो कैसे बनती हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कोलेस्ट्रॉल। अब हम बात करेंगे जो कॉर्टिसोल है आपका, जो स्टीरॉइड्स जो है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। ये जो सारी प्रोसेस है ना, ये कोलेस्ट्रॉल आपके सेल में है, ठीक है, वो अंडर डिफरेंट, ये जो सारे एंजाइम्स हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट अंडरगोज हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, फिर और ये डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में अल्टीमेटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंड 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज ये कॉर्टिसोल में बन जाता है। अब अगेन यहाँ पर क्या चीज आपको याद रखने की बात है, अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, सपोज 21 बी हाइड्रोक्सिलेज और 11 बी हाइड्रोक्सिलेज, तो वुड दिस बी फॉर्म्ड, कॉर्टिसोल बनेगा। सो ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि अगर ये एंजाइम डेफिशिएंसी हो तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो आप देखोगे आगे कि बहुत डेंजरस सिचुएशन इससे पैदा हो जाएगी अगर ये एंजाइम नहीं होगा, ठीक है। कॉर्टिसोल नहीं होगा ना बॉडी में, सो बहुत सारे सिंड्रोम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो जो इम्पोर्टेंट सिंड्रोम्स आपको जानने के लिए वो नेक्स्ट टाइम, जैसे एडिसन्स है ना, और भी है, और ये जो मतलब एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ऐसे बहुत सारे और चीजें वो हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको स्टेप्स से थोड़ा सा ये आइडिया, मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये चीजें हमारी बन कहाँ से रही हैं, ठीक है। अगेन ये आपका एक एड्रीनोकॉर्टिकल सेल है, ठीक है। और आप देखोगे जो कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है वो अगेन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब अल्टीमेटली दे आर फॉर्मिंग कॉर्टिसोल, और ये फिर क्योंकि इट इज द लिपिड तो वो पास कर जाता है मेम्ब्रेन में और आपके टिश्यू में सर्कुलेट होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। अगेन ये जो है आपके स्टेप्स 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंड 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो इन द अर्ली न्यूनेटल एज, सो इट कैन लीड टू एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे बाद में। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो क्या है, एल्डोस्टेरोन, जो सबसे हमने फर्स्ट लेयर में पढ़ा, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सिंथेसिस इज कोलेस्ट्रॉल ओनली। सो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल इज ऑलवेज बैड, ठीक है, मतलब मिनिमम जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये सारी चीजें होंगी नहीं। दैट इज वाई हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है दैट इज कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स ओनली, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज फॉर्मिंग एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, तो ये सारे आपके जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको वही चीज बताती हूँ। अब आप ये समझो कि हाउ दिस सिक्रीशन इज रेगुलेटेड, है ना। आपने सीएनएस नहीं पढ़ा है, आई नो दैट, बट अभी के लिए आप समझ लो कि द हाईएस्ट सेंटर ऑफ ब्रेन जो कि सब चीजों को रेगुलेट कर रहा है, योर टेम्परेचर, योर सर्काडियम रिदम, योर हार्मोन सिक्रीशन, योर स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, वो सारा कुछ आपके सेंटर्स कहाँ पर हैं, आपके हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस जो है वो आपका, मतलब आप समझ लो इट हैज द हाईएस्ट पोजीशन। उसके बाद हाइपोथैलेमस ही सब चीजों को कमांड देता है, मतलब आपके जितने ऑर्गन्स में से जो भी चीजें सिक्रीट होंगी ना, वेदर इट इज गिविंग कमांड टू योर एड्रिनल कॉर्टेक्स की भाई तुम एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करो, तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस, अब मैंने आपको कहा कि ये कॉर्टिसोल, स्टीरॉइड सारे आपके स्ट्रेस, फ्लाइट, हाइपोग्लाइसीमिया, ट्रॉमा, इंजरी, उन सिचुएशन में सब सिक्रीट होते हैं। सो सपोज मैं बोलती हूँ कि पेन, ठीक है, पेन इज ऑल्सो स्ट्रेस टू। बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन? ठीक है, एनी ऑफ द स्टिमुलस है ना, वेदर इट इज अ पेन स्टिमुलस, स्ट्रेस है, या कुछ डिस्टर्बेंस इन योर सर्काडियम रेगुलेशन, तो आपकी बॉडी में
हाइपोथैलेमस इज गेटिंग स्टिमुलस बाय ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो वो क्या करता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड एक है, अभी आपने पढ़ा है, पढ़ लिया। सो आपको पता है ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी, तो अभी के लिए समझते हैं कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। उसमें से ये एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये रिलीज होता है। तो ये किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, जो आज हम पढ़ रहे हैं ना। तो एड्रिनो कॉर्टिक को अगर ये स्टिमुलेट करेगा तो वो क्या बढ़ाए, ये कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ा देगा, सो एज यू कैन फाइट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो अब आप इन चीजों से कैसे लड़ोगे वो भी हम देखते हैं। आप सोचोगे ना कि हम कैसे पेन इज अ स्ट्रेस टू बॉडी, है ना। आप पेन के कुछ न्यूरो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं तभी आप यू आर फीलिंग पेन। तो अब ये कैसे आपका जो कॉर्टिसोल है वो कैसे आपको फाइट करेगा, सो दैट यू कैन फाइट पेन। तो मतलब कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, इट मीन्स, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये एक बार ये देखते हैं कि एक्शन कैसे करता है, फिर विल गो टू इट्स फंक्शन, ठीक है। अब कॉर्टिसोल क्या है, अब आप ये देखो कि आपके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हो गया, बट इट हैज टू बाइंड समवेयर, तभी तो वो एक्शन करेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉर्टिसोल एक्शन। ये दिस इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये आपका एक सेल है, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ऑलरेडी होता है, और ये आपके हीट शॉक प्रोटीन्स हैं। जैसी इसके साथ बाइंडिंग होती है, देयर इज सम चेंज, ये यूनिट जो है ना ये हट जाती है यहाँ से, ठीक है। एंड इट अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन, ये बुक में दिया हुआ है सब कुछ आपके, ठीक है। जब ये फॉस्फोराइलेशन हो गया मतलब इसमें, देन ये आपके न्यूक्लियस में इट अंडरगोज सम मॉडिफिकेशन, जो कि ट्रांसलेट होता है इनटू एमआरएनए एंड इट इज एक्सप्रेस एज जीन्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, इसका एक्शन कैसे हो रहा है। अब आप नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, कि आप सोचो कि मैं बोल रही थी ना स्टीरॉइड सब कुछ करेगा, तो हाउ इट इज एक्टिंग, ये आप देखो। इज हाइपोग्लाइसीमिया शॉक फॉर द बॉडी, तो हाइपोग्लाइसीमिया आपको हो रहा है बट स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग विद योर एक्टिविटी, तो वो कैसे हो रहा है, मतलब दैट मीन्स आपकी बॉडी को सिग्नल्स जा रहे हैं कि यू हैव टू मेक मोर शुगर, है ना, जैसे लास्ट टाइम भी हमने क्लास पढ़ी थी। तो अब शुगर, आप मुझे बताओ कि व्हाट थिंग्स, लास्ट सीट बच्चों आप इधर आ जाओ, आप दोनों आगे लास्ट में, वो चलो इधर आओ आप दोनों। अच्छा सारांश, यू विल टेल मी, अब व्हेन द बॉडी इज इन स्ट्रेस, जैसे अभी मैंने आपको उठाया तो यू आर लिटिल बिट एम्बैरेस्ड, यू आर इन स्ट्रेस, है ना। सो अरे शांत, सो स्टैंड अप। सो नाउ योर बॉडी, योर हाइपोथैलेमस इज थिंकिंग कि मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, दिस इज अ स्ट्रेस फॉर मी, है ना, थोड़ी सी पैल्पिटेशन भी हो रही होगी। नाउ इफ आई मेजर योर शुगर, विल इट बी लो और हाई, क्यों लो होगा, मतलब लो तो तब होगा ना व्हेन योर एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट रिलीजिंग शुगर। यहाँ तो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज कर रहा है। इवन इफ यू आर इन स्ट्रेस, योर शुगर इज मेंटेन वेल, ठीक है। अभी आप स्ट्रेस में हो फिर भी आपका शुगर कैसे मेंटेन होगा, मुझे बताओ आपकी बॉडी में अपने बायोकेमिस्ट्री नॉलेज से कि शुगर कौन कौन सी चीजें बनाती हैं, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, कौन बना रहा है ग्लूकोज, बताओ आप। ग्लूकोनियोजेनेसिस वो सब नहीं पढ़ा आपने, वो तो फर्स्ट चैप्टर में ही है शायद, है ना। कहाँ होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, बताओ बताओ जल्दी। नेक्स्ट आप बताओ बच्चे, आपका नाम क्या है, विशाखा। नाउ विशाखा विल टेल अस वेयर इज द ग्लूकोज बीइंग फॉर्म्ड इन बॉडी। यस, तो अब आप ये सारांश, इफ यू फोकस ऑन दिस स्लाइड ना, तो इसके ऊपर ही लिखा है, ठीक है। सो यू हैव टू पे अटेंशन ऑल्सो समटाइम्स, है ना, और कभी आप देख के भी बोल सकते हो। सो और बताओ लिवर में क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है, व्हाट ऑल बायोकेमिकल थिंग्स आर गोइंग ऑन। एक तो ग्लूकोज फॉर्मेशन है, और क्या क्या होता है ग्लूकोज, बताओ लिवर में, ग्लाइकोजन, क्या लाइसिस, ठीक है, और कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस से क्या रिलीज होता है सारांश, और ठीक है बैठो। सो जब भी देर इज अ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा माइल्ड हुआ, तो व्हेन देर इज सीवियर सीवियर हम किसको बोल रहे हैं, लेस देन 60 मिलीग्राम पर्सन को, ठीक है, मतलब, और इधर द पेशेंट कोलैप्सिस, ठीक है।
तो अगर इतना सिवियर है तो तब तो ये काम नहीं आएगा, तब तो आपको उसको एक्सोजीनियसली कुछ देना पड़ेगा ग्लूकोज, है ना। मैं रूटीन की बात कर रही हूँ जब तक आप ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़े हो। 60 से ऊपर ही है बट देयर इज स्लाइट हाइपोग्लाइसीमिया। सो अब आपके कॉर्टिसोल रिलीज हो चुका है आपकी इस वाले सारे सर्कल से, इस वाले चीज ये सारा स्टिमुलेट होकर आपके कॉर्टिसोल रिलीज हो चुका है सर्कुलेशन में। अब व्हाट कॉर्टिसोल विल डू, इट विल स्टिमुलेट ऑल द सेल्स, ये लिवर को, स्केलेटल मसल को, इन सब चीजों को स्टिमुलेट करेगा एंड इट विल ट्राई टू टेक यू आउट ऑफ द स्ट्रेस सिचुएशन, टेक यू आउट फ्रॉम द हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। सो लिवर को अगेन न्यू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोजन जो आपके स्टोर्ड है उसकी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, न्यू ग्लूकोज इज बीइंग फॉर्म्ड, है ना, कीटोजेनेसिस। इन सब से क्या होगा, आपका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो आपका बढ़ेगा, ठीक है, बट साथ साथ में कीटोजेनेसिस हो रहा है तो कीटोन बॉडीज आर आल्सो राइजिंग। अब स्केलेटल मसल में क्या होगा, स्केलेटल मसल स्ट्रेस वाली सिचुएशन में अगेन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन इज ब्रेकिंग डाउन, अगेन इट विल हेल्प यू टू, ठीक है, कम आउट ऑफ दिस स्ट्रेस। अब एंटी इंसुलिन इफेक्ट प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है। सो और एंटी इंसुलिन इफेक्ट भी है इसका। एडिपोज टिश्यूज में क्या करेगा, अगेन ब्रेक डाउन ऑफ द लिपिड्स, लिपिड से क्या फिर रिलीज होगा सर्कुलेशन में, फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या कर रहा है, रिलीज ऑफ ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो अगेन योर प्लाज्मा ग्लूकोज इज बीइंग मेंटेन हेयर ऑल्सो। हाइपोथैलेमस को ये डायरेक्टली कैसे इफेक्ट कर रहा है, आप समझ लो कि ये एपिटाइट स्टिमुलेंट की तरह भी देते हैं एक्सोजीनियसली अगर देना हो तो, बिकॉज देर इज अ हार्मोन कॉल्ड न्यूरोपेप्टाइड वाई, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू योर फूड इनटेक। सो ये आपका कॉर्टिसोल है ना, इट इज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ दिस, सो पेशेंट विल ईट, ठीक है, और अल्टीमेटली उसको शुगर तो मेंटेन हो रहा है बट अगर ये बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होता रहता है ना तो दैट कैन लीड टू ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि ये कैसे कर रहा है, आपका शुगर को मेंटेन कैसे कर रहा है। ये सिर्फ हमने स्लाइड बात की है कि हाउ हाइपोग्लाइसीमिया इज मेंटेन, ठीक है। अब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी वो सब चीजें कैसे हो रही है वो भी देखते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वो कौन से सेल होता है, ब्रेस्ट उससे होती हैं, मास्ट सेल, और कौन सा है, मतलब और डब्ल्यूबीसी कौन सा है, नहीं डब्ल्यूबीसी कौन सा है, एक जिससे हिस्टामिन निकलता है बहुत ज्यादा, वो मास्ट सेल तो है ही आपने बोला, बट एक इओसिनोफिल है ना। सो अगर हम कुछ ऐसे बात, अगर हम ऐसा कर दें कुछ कि हम वो इओसिनोफिल के टूटने को ही हम कुछ ऐसी मेडिसिन दे दें कि वो आपका टूटे ही नहीं उसकी मेम्ब्रेन, सो कैन वी कंट्रोल द एलर्जी, यस वी कैन कंट्रोल द एलर्जी, ठीक है। तो जो आपके मास्ट सेल से भी रिलीज हो रहा है ना हिस्टामिन, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर आप दे सकते हो बाहर से, सो दैट देयर इज नो एलर्जी। सो ये जो स्टीरॉयड है ना, ये जो कॉर्टिसोल, इट वर्क एज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ताकि ये एलर्जी की रिलीज ना करे। सो जस्ट ये इनहिबिशन ऑफ मास्ट सेल का मतलब यही है कि उसकी मेम्ब्रेन को वो तोड़ने से बचाएगा। सो वेन एवर देर इज एलर्जी, इफ यू गिव कॉर्टिसोल या आप उसको स्टीरॉयड दे रहे हो तो वो ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपका जो मास्ट सेल है वो टूटेंगे नहीं, हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, देयर विल बी नो एलर्जिक रिएक्शन। सो इट इज मोस्ट कॉमनली गिवन एज ए एंटी एलर्जिक ऑल्सो, बट अगेन विथ सम अदर मेडिकेशन, ठीक है। सो अगर आपकी एलर्जी नहीं होगी तो जो एलर्जिक के रिस्पॉन्स है, मतलब जो इन्फ्लेमेशन के साइन है वो भी नहीं होंगे, देयर वोंट बी एनी फ्लेयर अप ऑफ, ठीक है, कोई स्वेलिंग नहीं होगी, तो इन्फ्लेमेशन इज प्रिवेंटेड, ठीक है। समझ में आया आपको। सो अगेन आपको ये चीज बस ये समझनी है कि कौन कौन सी चीजें आर, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉज इन्फ्लेमेशन, और आपका ये कॉर्टिसोल उनको कैसे इनहिबिट कर रहा है, तभी हम बाहर से देते हैं ना स्टेरॉइड। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस फर्स्ट वाला, ठीक है। अगेन जो आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, आपने सुना है ना सीवीएस ब्लड पढ़ रहे थे जब आप, है ना। सो दे आर ऑल्सो इंक्रीज्ड इन इन्फ्लेमेशन, तो अगर आप इनको किसी चीज से डिक्रीज कर सकते हो ना, तो दैट इज अगेन द कॉर्टिसोल, ठीक है।
आपने वो ये फॉस्फोलाइपेज एराकिडोनिक एसिड इसमें आया था ना उसकी फॉर्मेशन में, तो अगेन दिस कॉर्टिसोल इज डूइंग व्हाट, इट इज इनहिबिटिंग ऑल दीज स्टेप्स, सो देयर इज डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो आप पेशेंट की इन्फ्लेमेशन भी कम कर सकते हो, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है आपको रजत, आ रहा है समझ में? तो ये मेडिसिन अवेलेबल हैं। अब आप मुझे बताओ ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर की मोस्ट कॉमन मेडिसिन कौन सी है? आपने नाम सुना है इसका? आपने लिवोसिट्रिजिन का नाम सुना है ना? दैट इज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर। या सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, वो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, वो एंटी एलर्जिक है। सिट्रिजिन सुना होगा ना? तो ऐसी बहुत सारी कॉमन आपको सुनी हुई मेडिकेशन है, तो हाउ दे वर्क आपको यही उसका कैस्केड है, ठीक है। सो अगेन आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि व्हेनेवर देयर इज ए इंजरी, फिर वहां सारे वो सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल वो सारे, है ना। सो अगर हम उसको इकट्ठा होने से रोक दें, ठीक है, अगर हम वहां पर माइग्रेशन रोक दें, उनकी तो कोई इन्फ्लेमेशन के साइन होंगे ही नहीं। सो व्हाट इज दिस कॉर्टिसोल डूइंग? डिक्रीज कीमोटैक्सिस, और ये ल्यूकोसाइट की एक्टिविटी भी कम कर देता है। तो जो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है ना, रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर, पेन, वो सारे होंगे ही नहीं, ठीक है। ये केशव आपके पीछे जो गर्ल है, बच्चे आप खड़े हो जाओ, और आपके साथ वाले भी। चलो अब आप बताओ, अब मेरी क्लास तो हो रही खत्म, अब आप बताओ क्या है आपको। स्टैंड अप। बताओ हाउ दिस सेल इज वर्किंग एज एंटी इंफ्लेमेटरी। जल्दी मुझे क्लास कंप्लीट करनी है। आप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ क्लास आप तीनों बातें कर रहे हो, है ना। यहाँ से तो सब कुछ दिखता है, एक एक बच्चा क्या कर रहा है, बट हम भी नहीं चाहते हैं कि हम आपको बार बार बोलें, बार बार वो करें, है ना। तो इस चीज को आप सोचते हो कि हाँ ठीक है हमें, पर यहाँ से एक एक बच्चे का दिखता है कौन क्या कर रहा है। बट वी आर नॉट बॉदर्ड कि आप क्या करो, आपको जो करना है आप वो करो, है ना। इट वुड बी योर लॉस ओनली, है ना, बिलीव मी, इससे कोई आपका फायदा नहीं होगा कभी भी। चलो बताओ क्या है, मुझे कोई लेक्चर नहीं देना आपको, जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना, नहीं तो मैं मेरा ये कंप्लीट मानूंगी मेरा लेक्चर। हाउ इट वर्क्स एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, बताओ। हाउ कॉर्टिसोल इज वर्किंग एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, जल्दी बताओ। वो आपके साथ जो है नेक्स्ट, हाउ कॉर्टिसोल इज वर्किंग एज, आप एनाटॉमी पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आई डोंट केयर, है ना। मुझे अपनी सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़ानी है आपको, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कुछ समझा सकूँ। जल्दी बताओ हाउ इट इज वर्किंग एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो अब आप ये देखोगे कि अब मैंने आपको बात की थी कि दे बूस्ट एक्चुअली वो आपकी, अगर सपोज ट्रांसप्लांट हुआ है किसी पेशेंट का, उसको हमने, आप भी नेक्स्ट, यू ऑल्सो, आप क्यों बैठे हो बताओ, आप भी यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद देम ना, सारी बातें तो आप ही कर रहे हो। सो वेन एवर देर इज अ ट्रांसप्लांट, सपोज हमने कोई, आप बच्चे आप तीनों बाहर सीधे, अभी मैं क्लास लूंगी नहीं आगे, तीनों बाहर चलो, बाहर चलिए आप तीनों, आई डोंट वांट एनी सॉरी वॉरी कुछ भी। वेन एवर देर इज ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, तो उनको हम क्या चाहते हैं कि हमने उनको बाहर से, ठीक है हमने मैच करके सब कुछ दिया है, बट स्टिल वी वांट उनकी अपनी इम्यूनिटी जो है ना, वो उसको एक्सोजीनियस, आप बाहर चलिए बच्चों, बाहर चलिए आप लोग। तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी अभी इम्यूनिटी अपनी ना उतनी एक्टिव ना रहे, ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो। तो वेन एवर देर इज अ ट्रांसप्लांट, तो हम लोग उनको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देते हैं। तो कॉर्टिसोल ऑल्सो वर्क एज ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ठीक है। अभी कैसे करता है, आपकी सेलुलर इम्यूनिटी, आपने सेलुलर ह्यूमोरल इम्यूनिटी पढ़ा है ना, सो बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग, इट इज डिक्रीजिंग योर सेलुलर इम्यूनिटी। ये कैसे डिक्रीज करता है, आपके जो सर्कुलेटिंग टी सेल हैं इनको कम करेगा, ठीक है। गेट बंद करके जाओ। आपके ये they destroy the T cell in thymus and B cell and T cell in the lymph nodes, ठीक है।
आपके जो एंटीबॉडीज है उनको बढ़ाएगा, बट आपकी जो सेलुलर इम्यूनिटी उसको कम करेगा ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो, ठीक है। सो वेन एवर देर इज अ ट्रांसप्लांट पेशेंट तो उसमें ये दिया जाता है कॉर्टिसोल, ठीक है, हमेशा लो डोज में दिया जाता है, ठीक है। तो वी वांट कि इम्यूनिटी उसकी सप्रेस रहे जब तक उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर ले, तो इन सिचुएशन में भी देंगे हम। इसके अलावा हमने जो पुराना ये चीज पढ़ी तो हमने इसमें इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, फीवर, पेन, ठीक है, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, वेदर इट इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, और इट इज अ स्ट्रोक, इट इज एमआई, इट दे ऑल आर स्ट्रेस टू द बॉडी। तो कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें आप ये कॉर्टिसोल देकर इन अ लोअर डोज आप ये सब चीजें प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी, हाइपोथैलेमस आपका मेन हेड है, ठीक है, वही सब चीजों को कमांड देता है। दिस इज द कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होता है जिससे कॉर्टिसोल की सिक्रीशन बढ़ती है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर हमें अपनी ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करनी है, अपनी कैलोरी सप्लाई मेंटेन करनी है, तो दिस इज हाउ फ्री फैटी एसिड सब रिलीज होता है। आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आया इस चीज के बारे में? और आप जब अपनी बुक में देखोगे ना तो और मतलब बेटर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग ये स्टीरॉइड जो लो डोज में स्टार्टिंग फ्रॉम 5 मिलीग्राम, ठीक है, अब तो कितना भी जा सकते हैं, बट बहुत लो डोज 2.5 से भी स्टार्ट करते हैं पेशेंट को। एंड यूजुअली ये रात को दिया जाता है ना, एचएस मतलब रात को, इसलिए ताकि अगर कोई उसको और सिम्टम्स वगैरह हो और थोड़ा सेडेटिव इफेक्ट भी होता है, सो दैट द पेशेंट कैन स्लीप इजिली, ठीक है। सो यूजुअली जो स्टीरॉइड है वो रात को ही दिया जाता है। और स्टीरॉइड ऑइंटमेंट्स भी आती हैं, है ना, तो बहुत सारी और भी चीजें आप धीरे धीरे पढ़ोगे। सो ये जो हम सब चीजें पढ़ते हैं ना, इसको आप क्लिनिकली वो करोगे तो तब आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे एल्डोस्टेरोन है वो आप एक्सोजीनियसली भी दे सकते हो, तो आपको उसका मैकेनिज्म पता होगा, एक्शन पता होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि उसका क्या यूज है।